सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का भूगोल विषय का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। इस अध्याय के माध्यम से हम भूमि, मृदा, जल संसाधनों से अवगत होंगे। प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता एवं महत्व को समझेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण के कारकों के बारे में जानेंगे। इन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपायों से अवगत होंगे। मृदा निर्माण के कारकों से अवगत होंगे। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधनों को क्षरण से बचाने के उपायों को जानेंगे। सबसे पहला भूमि संसाधन। जैसा कि आप जानते हैं, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। इसके भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। भूमि एवं जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। कुछ विरल एवं निर्जन क्षेत्र होते हैं जहां जनसंख्या बहुत कम होती है या लेस डेंसिटी होती है। ऐसे क्षेत्र होते हैं उबड़ खाबड़ स्थलाकृति वाले, पर्वतों के तीव्र ढाल वाले क्षेत्र, जलाक्रांत संभावित क्षेत्र, निम्न क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और सघन वन क्षेत्र। इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा होता है सघन क्षेत्र, पॉपुलस एरियाज और डेंस एरियाज। ये उर्वर मैदान होते हैं और नदी घाटी के क्षेत्र होते हैं। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, हमारे 7 महाद्वीपों में से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में आप देख सकते हैं कि ये केवल 30% भाग है, जबकि 4 महासागर इसका प्रतिशत ज़्यादा है, लगभग 70% क्षेत्र है। इस 30% भाग में से भी रहने के लिए स्थान काफ़ी कम क्षेत्र है और विरल और निर्जन क्षेत्र अधिक है। देखते हैं भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग कृषि, वानिकी, खनन, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, प्रौद्योगिकी स्थापना आदि भूमि उपयोग कहलाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। हम जानते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे सारे कार्य भूमि पर ही होते हैं और सारी गतिविधियां हम भूमि पर ही करते हैं। इसलिए भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। ये मानव जीवन की सभ्यता का आधार भी है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा जाता है, निजी भूमि एवं सामुदायिक भूमि। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व वाली होती है, जैसे खुद का घर, खुद के खेत, खुद की दुकानें या इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो निजी तौर पर खोली जाती है, वे निजी भूमि के अंतर्गत आती है। वहीं सामुदायिक भूमि के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जो साझे रूप से सभी के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे गाँवों में घास के मैदान जहाँ सभी लोग अपने कार्य करते हैं, या चारा, फल, नट या औषधि या बूटियों को एकत्रित करने के स्थान होते हैं। इन संसाधनों को साझा संपत्ति भी कहते हैं। भूमि संसाधन सीमित है क्योंकि हम इन्हें बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, और इसकी मांग असीमित है। क्यों? क्योंकि कृषि, बढ़ती जनसंख्या के लिए कृषि कार्य, फसलों का उत्पादन, निर्माण गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण या पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। भूमि संसाधन का संरक्षण। जैसा कि हम जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या एवं इसकी बढ़ती हुई मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। भूमि संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को रोकना अत्यंत आवश्यक है, जैसे वृक्षारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का सीमित उपयोग, अतिचारण पर रोक आदि कृषि संरक्षण के
या भूमि संरक्षण के सामान्य तरीके हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से हम क्या स्थान रखते हैं दुनिया में। दूसरा स्थान है भारत देश का। हमारे मध्य प्रदेश में एक जर्मनी निवास करता है, गुजरात में इटली निवास करता है, राजस्थान में यूनाइटेड किंगडम निवास करता है, तो उत्तर प्रदेश में एक पाकिस्तान निवास करता है, पूरे महाराष्ट्र में देख लीजिए एक जापान निवास करता है। इस हिसाब से हम देखें तो भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और इसकी मांगों को पूरा करने के लिए भूमि संसाधनों का संरक्षण अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। अगला है मृदा संसाधन। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों एवं जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है: जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा आदि, जलवायु, तापमान, वर्षा, ह्यूमस का निर्माण आदि, उच्चावच, तुंगता एवं ढाल, वनस्पति जात, प्राणी जात एवं सूक्ष्म जीव तथा समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई आदि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप एवं जलवायविक कारण है। अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका एवं मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। और आप देख सकते हैं यहाँ दाएं में मृत्तिका का चित्र भी दिया गया है कि इसमें कितने भाग होते हैं इसके। मृदा निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय कि किस वजह से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। मृदा अपरदन एवं क्षीणता मृदा संसाधन के दो प्रमुख खतरे हैं। मानवीय एवं प्राकृतिक दोनों ही कारणों से मृदा का निम्नीकरण होता है, जैसे वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग, वर्षा दोहन, बाढ़ एवं भूस्खलन। इन सभी कारणों से मृदा का अपरदन होता है या मृदा का क्षरण होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से सॉइल डिग्रेडेशन होता है। मृदा संरक्षण के उपाय: मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावरित भूमि को जैव पदार्थों से ढक देना, इससे मृदा की उर्वरता रुकी रहती है या प्रवाल से ढकना भी कहलाता है। इसे मल्च बनाना कहते हैं, जिससे हम मृदा संरक्षण को रोक सकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें मृदा को रोकती है और अपरदित होने से बचाती है। दूसरा है वेदिका फार्म। चौड़े समतल सोपान या वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि फसल उगाने के लिए सपाट सतह उपलब्ध हो। इनसे पृष्ठीय प्रवाह एवं मृदा अपरदन कम होता है और ये वेदिका कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है ताकि ऊंचाई से गिरने वाले जल से जो मृदा का अपरदन होता है उसको रोका जा सके। अगला है समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, जैसा कि आप नीचे चित्रों में भी देख सकते हैं। अगला है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए कतारों में वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, क्योंकि कभी कभी शुष्क प्रदेशों में रेत उड़ करके आती है पवन के साथ और वो पूरे मृदा क्षेत्र में बिछ जाती है। तो उन्हें रोकने के लिए ये पेड़ों के एक लाइन में कतारें लगाई जाती है ताकि मृदा का बहाव पेड़ों पर आकर टकराए, जिससे मृदा के साथ आई हुई रेत भी वहाँ गिर जाए और मृदा को सेफ रखा जा सके। अगला है समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है। चट्टान बांध वगैरह भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। चट्टान बांध
यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना एक अन्य कारक है जिसकी वजह से हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है, क्योंकि विभिन्न विभिन्न पौधों की जड़ें की मृदा को रोकने की या पकड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। इसीलिए ये बीज की फसल उगा करके मृदा अपरदन को रोका जाता है। इस प्रकार मृदा को संरक्षित किया जाता है। अगला है जल संसाधन। आप जानते हैं कि जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है और कहते भी है जल ही जीवन है, इसके बिना सब शून है। तो भूपृष्ठ का 3/4 हिस्सा जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होता, जबकि यह अलवणीय जल जो है वो केवल 2.7% ही है, जिसका भी 70% भाग बर्फ की चादरों में ढका हुआ है, जो कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। इसका मतलब अब केवल 1% शुद्ध जल मानव के उपभोग के लिए उपलब्ध है, जो कि पृष्ठ पर बहने वाला जल, जो कि नदी नालों झरनों में बहता है, या भूमिगत जल है जिसको कि हम ट्यूबवेल या नलकूपों के द्वारा निकालते हैं। वह जल ही मनुष्य के उपयोग के लिए हैं। ये केवल 1% जल, बाकी जल या तो बर्फ के रूप में ढका हुआ है या लवणीय जल है जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जल संसाधन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बिना हमारा कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाता है। पृथ्वी पर जल न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है और यह चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील होता है। इसे जल चक्रण कहा जाता है, जिसे हम आगे आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे। हालांकि आप विज्ञान में इस जल चक्रण के बारे में जरूर जानते हैं। जल के उपयोग घरेलू कार्यों में, कृषि कार्यों में, उद्योगों में, विद्युत निर्माण में, जल स्रोतों के सूखने एवं जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन एवं नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण एवं बेहतर होता जीवन स्तर है, जिस वजह से जल का अधिकाधिक उपयोग बढ़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन स्तर बेहतर होने से घरों में शावर का प्रयोग हो रहा है, टॉयलेट बाथरूम में फ्लश करने के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो जल के उपयोग बढ़ रहे हैं, परंतु हम जानते हैं कि जल की मात्रा स्थिर रहती है। तो इस वजह से जल संसाधन का संरक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जल की उपलब्धता की कई समस्याएं हैं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है, यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। वार्षिक वर्षण में विविधता, अति उपयोग एवं जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। आप हमारे भारत का ही उदाहरण लीजिए कि यहाँ मौसिनराम, मेघालय, चेरापूंजी आदि क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है, जहाँ एक दिन में 30 इंच तक की बारिश होती है। वहीं अगर हम राजस्थान के कुछ क्षेत्रों की बात करें तो 10 सेंटीमीटर बारिश भी पूरे वर्ष में नहीं होती है। तो इस प्रकार जल का वितरण पूरे विश्व में बहुत ही असमान है। तो और जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए जल का संरक्षण बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जल संसाधनों को कैसे संरक्षण किया जा सकता है? जल एक नवीकरणीय संसाधन है, परंतु अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज से जो अशोधित मल होता है, कृषि रसायनों का जो विसर्जन होता है, औद्योगिक बहिस्राव से निकले नाइट्रेट एवं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित करते हैं। अतः इसके संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है,
जो हमें अवश्य किए जाने चाहिए, जैसे प्रदूषकों को शोधित करके जल स्रोतों में छोड़ा जाए। ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल एरियाज़ में लोगों को करना चाहिए कि वो प्रदूषकों को शोधित करें और फिर उस जल को जल स्रोतों में छोड़ें। वृक्षारोपण, वन आरक्षण जो कि धरातलीय प्रवाह को मंद कर पुनः पूरित करते हैं, इसलिए हमें इसे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को पक्का करना चाहिए। स्प्रिंकलरों, छिड़काव विधि का प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि आजकल अधिकांश किसान प्रयोग कर रहे हैं। ड्रिप या टपकन विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पानी का कम प्रवाह हो सके। और जल संग्रहण कार्यक्रम, वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिससे कि वर्षा के जल को रोककर पुनः पूरित किया जा सके। पुनः पूरित करने का मतलब कि जल को भूमि में रिसने का अधिक से अधिक मौका दिया जा सके। ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि जल का संरक्षण हो सके। अब आ जाइए प्राकृतिक वनस्पति। जैसे कि भूमि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मृदा महत्वपूर्ण है और जल महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल सभी जीवित जातियां के जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इसे पारितंत्र कहा जाता है। वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन बहुमूल्य है और इसके बहुत से उपयोग है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक पारितंत्र में सभी जीव जंतु और पौधे एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे कि आप भली भांति परिचित है, हम पेड़ पौधों से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैस को छोड़ते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पेड़ पौधों के भोजन बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। अतः इस पर एक दूसरे को हम यह आदान प्रदान करते, यही इंटरडिपेंडेंसी पारितंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। तो इसके उपयोग क्या है? पौधों से हमें इमारती लकड़ियाँ मिलती है, ये प्राणियों को आश्रय देते हैं। पौधों से जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन मिलती है। ये फसलों को उगाने के लिए मृदा को सुरक्षित रखते हैं। ये हमें विभिन्न वन उत्पाद प्रदान करते हैं। वनों से हमें औषधि प्राप्त होती है। ये वन वर्षा कराने में सहायक है और पेड़ पौधों की जड़ें मृदा अपरदन को रोकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उपयोग देखिए, वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं, जो मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। देख लीजिए, इनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है। कीट फूलों के परागण में मदद करते हैं। ये अपघटक का कार्य भी करते हैं, जैसे चिड़िया कीटों को खाती है। गिद्ध मृत जीवों को खाकर अपमार्जक का कार्य करता है। ये पर्यावरण का मुख्य शोधक है और सभी जीव पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वन्य जीव और प्राकृतिक वनस्पति दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति का वितरण देखिए। प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान एवं आर्द्रता, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, इस पर निर्भर करती है। ये प्रकृति में वनस्पति के उगने के लिए प्रमुख कारण है। वनस्पति के 4 प्रकार है: वन, घास स्थल, गुल्म एवं टुंड्रा। प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगते हैं। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष एवं घास उगती है। यहाँ विश्व के घास स्थल पाए जाते हैं। शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इनकी जड़ें गहरी होती है एवं वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को हटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली हो जाती है, जैसे कि आप देखते हैं कैक्टस। और ध्रुवीय या शीत प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मांस एवं लाइकेन उगते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित की जाती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट,
ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। देख लीजिए, हिंदी में हम बोलेंगे इन्हें उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति मैंग्रोव वन एवं टुंड्रा एवं टैगा वन। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन वे होते हैं जो पूरे वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं, अर्थात यहाँ की वनस्पति में जो पौधे पाए जाते हैं वो एक साथ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं और पूरे समय हरे भरे होते हैं, इसलिए उन्हें सदाहरित वन कहते हैं। पर्णपाती वनों में वे वन शामिल हैं जो किसी खास मौसम में, स्पेशली ग्रीष्म ऋतु में, पानी बचाने के लिए अपनी सारी पत्तियाँ गिरा देते हैं और वो सूखे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। हमारा खंडवा भी पर्णपाती वन वाले क्षेत्रों में है, जहाँ पे साल, शीशम आदि वृक्ष, नीम वगैरह पाए जाते हैं। और महासागरीय वनस्पति जो कि सागरों में पाई जाती है, और मैंग्रोव वन तथा टुंड्रा तथा मैंग्रोव वन समुद्र के स्थलों में पाए जाते हैं, और टुंड्रा एवं टैगा वनस्पति पहाड़ों पर पाई जाती है। और आप यहाँ भारत के मानचित्र में भी देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के क्षेत्र, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव संरक्षण। तो हमने इन बातों से जाना कि प्राकृतिक वनस्पति हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वन हमारी अमूल्य संपदा है, ये जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं एवं पारितंत्र को भी सुरक्षित रखते हैं, मेंटेन इकोसिस्टम। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है, इंडेंजर। तो कुछ लुप्त होने की कगार पर भी है, एक्सटिंक्ट होने पर, तो कुछ लुप्त हो चुके हैं। इसके कई कारण हैं, जिसमें प्राकृतिक कारणों में मुख्य रूप से हैं मृदा अपरदन, दावानल, दावानल मतलब होता है जंगल की आग, और भूस्खलन, लैंडस्लाइड। तो सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट फायर एंड लैंडस्लाइड ये प्राकृतिक कारण है। मानवीय कारकों में आ जाएगा वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन, निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, और अनाधिकृत शिकार जो इलीगल हंटिंग है, इससे पर्यावरण को हानि हो रही है या थ्रेट पहुंच रही है। क्यों किया जा रहा है यह अनाधिकृत शिकार? क्योंकि पशुओं की खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंख, सींगों का एकत्रीकरण और गैर कानूनी शिकार, व्यापार आदि से चीता, शेर, हाथी, ब्लैकबक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर पर संकट गहराया हुआ है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। संरक्षण हेतु किए गए हम कदम देखते हैं। सबसे पहला, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य एवं जैव मंडल निचय। वन्य जीव अभयारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और जैव मंडल निचय का मतलब बायोस्फीयर रिजर्व होता है। इनकी स्थापना की गई है हमारे देश में, और वन्य जीवन को, वनस्पति को सुरक्षित रखने के लिए। दूसरा, सकरी घाटियों, झीलों एवं आर्द्र भूमि का संरक्षण करके हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। प्रादेशिक एवं सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करके हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। और स्कूली बच्चों को प्राकृतिक कैंपों, पार्कों में भ्रमण करवाकर उन बच्चों में पर्यावरण के प्रति प्रेम जगाया जा सकता है, जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। और पशुओं के शिकार को निषेध करके हम ऐसा कर सकते हैं, प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी भी है, CITES, द कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना की भी स्थापना की गई है, जिसमें विभिन्न पौधों एवं प्राणियों को संरक्षित करने के लिए सूची तैयार की गई है। इनके व्यापार करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इससे सरकार ने
पर्यावरण संरक्षण के लिए या प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आइए हम देखते हैं दावानल के बारे में। जैसा कि चित्र में भी आप देख सकते हैं, जंगल की आग। दावानल से तात्पर्य है जंगल में लगने वाली आग, जो प्राणी जात एवं वनस्पति जात के लिए खतरा है। यह तीव्र कारणों से होता है। तड़ित झंझा के कारण, जैसे आसमान से बिजली गिरना, लोगों की लापरवाही के कारण, कुछ लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और चलते चलते बगैर बुझाए अगर जंगल में ही फेंक दे उससे भी लग सकती है। और कुछ उद्यमी और शरारती तत्वों के द्वारा जानबूझकर आग लगाई जाती है, जिससे परेशानी होती है और जंगल में आग लग सकती है। और आप जानते हैं कि जंगल में लगने वाली आगों को बुझाना बहुत मुश्किल होता है और इससे ना ही केवल प्राकृतिक वनस्पति बल्कि वन्यजीव, पर्यावरण और पारितंत्र को बहुत खतरा होता है। कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? तो शिक्षण द्वारा, जागरूकता बढ़ाकर और भूमि की चौकसी करके और तकनीकी का प्रयोग करके हम इस दावानल को रोक सकते हैं। तो ये था हमारा अध्याय, जिसमें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप कुछ प्रश्नों के उत्तर है ये कि भूमि उपयोग क्या है, मृदा संसाधन के निर्माण में कौन से कारक उत्तरदायी है, या जल संसाधन का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, वनस्पति का वितरण कैसे किया गया है, दावानल क्या है और संकटापन्न प्रजाति से आप क्या समझते हैं, आदि प्रश्नों के उत्तर भी लिखिएगा और संपूर्ण प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।